हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंटीकोएगुलेंट्स ड्रग्स के बारे में। तो ये ऐसे मेडिकेशन है कि जो ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करते हैं। तो जो ब्लड हमारा क्लोट हो जाता है तो उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं ये मेडिकेशन। तो ये क्लास के मेडिकेशन की हम डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये मेडिकेशंस काम करती है, उसके डोजेस क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहते हैं एंड उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे। फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ दिस क्लास ऑफ मेडिकेशन के बेसिक यूज़ क्या है और इस टाइप के जो मेडिकेशन है उसको हम यूज़ क्यों करते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे ये लेक्चर में। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो फार्मारॉक्स का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं कि जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल आईफोन ऐप ऑन द ऐप स्टोर, और एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अभी डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। तो सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज एंटीकोएगुलेंट्स। तो एंटीकोएगुलेंट्स आर द क्लास ऑफ मेडिकेशन विच आर यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग। ये खास समझिए, ये मेडिकेशंस का मेन यूज़ क्या है, तो प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लोटिंग को। कि ब्लड जब क्लोट हो जाता है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए फिर ब्लड क्लोटिंग रिलेटेड जो डिसीज़ एंड डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी ये मेडिकेशन को यूज़ किया जाता है। तो ड्रग्स दैट हेल्प टू प्रिवेंट द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। अब ब्लड क्लोटिंग जो होता है उसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं कोएगुलेशन कहा जाता है, और ये कोएगुलेशन को प्रिवेंट करने वाले मेडिकेशंस दैट मीन्स कि एंटी कोएगुलेंट्स। एंटी कोएगुलेंट्स उनको इसीलिए कहा जाता है कि कोएगुलेशन मतलब कि क्लोटिंग, और क्लोटिंग को जब आपको करना है प्रिवेंट, तो ये क्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिकेशन हम यूज़ करेंगे वो होंगे एंटी कोएगुलेंट्स। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट अबाउट द एंटीकोएगुलेंट्स। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप नज़र डालिए, तो ये है नॉर्मल ब्लड वेसल और उसके अंदर ये ब्लड फ्लो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये वाले जो हमारे ब्लड सेल्स है वो अच्छे से जो है वो कर रहे हैं अपना फ्लो, नॉर्मल फ्लो है हमारा ये ब्लड का। बट समझिए कि ब्लड जब क्लॉट हो जाता है किसी भी ब्लड वेसल्स के अंदर, तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पे ये ब्लड क्लॉट किया हुआ आप देख सकते हैं कि जो कोई भी ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है उसके आसपास, और फिर धीरे धीरे वो ब्लड वेसल्स को भी कैसे कर देती है, नैरो कर देती है। और उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फिर ब्लड फ्लो जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है ये क्लोटिंग के कारण। तो ये डिटैच्ड ब्लड क्लॉट देख सकते हैं, ये वाल देख सकते हैं। तो जो डीवीटी के जो डिसीज के डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो हम कहते हैं मेडिकल कंडीशंस के, जिसके अंदर पेशेंट के वेन्स के अंदर ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशंस यूज़ होते हैं। तो एंटीकोएगुलेंट्स कॉमनली नोन एज ब्लड थिनर्स, उनको ब्लड थिनर्स भी कहा जाता है बिकॉज वो ब्लड को थिक होने से रोकते हैं। और ब्लड का थिक होना मतलब कि आगे जाके उसका क्लोटिंग हो जाना, कि पहले जो है वो ब्लड होता है थिन, कि नॉर्मल हमारा पतला होता है जो लोई लहू उस तरह का होता है। फिर यही ब्लड जो है वो धीरे धीरे थोड़ा थिक होता जाता है, और ज़्यादा थिक होके फिर वो हो जाता है क्लोट।
तो ये मेडिकेशंस ऐसे है कि उसको ठीक होने से रोकेंगे, क्लोट होने से रोकेंगे और ब्लड को रखेंगे पतला, मतलब कि थीन। इसलिए उनको हम कहते हैं ब्लड थिनर्स। तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अबाउट द एंटीकोएगुलेंट्स। एंड दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट और रिड्यूस कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कोएगुलेशन को प्रिवेंट भी करती है और साथों साथ रिड्यूस भी करती है एंड प्रोलॉन्ग करती है क्लोटिंग टाइम। कि जो क्लोटिंग टाइम जो होता है उसको जो है वो प्रोलॉन्ग करता है। कि नॉर्मल क्लोटिंग टाइम जो किसी भी पर्सन के अंदर हम देखें हेल्दी पर्सन में, तो 1 से लेकर 5 मिनट के अंदर हमारा ब्लड जो है वो क्लोट हो जाता है अगर कोई डिसीज कंडीशन ना हो। तो नॉर्मल कंडीशन में 1 से 5 मिनट के अंदर ब्लड क्लोट हो जाता है, बट उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए हम ये मेडिकेशंस को यूज़ करते हैं। तो एक तो मेडिकल यूज़ तो हमें पता ही है कि अलग अलग डिसीज एंड डिसऑर्डर्स के अंदर कि जहाँ पे हमें ज़रूरत है कि प्रिवेंट करवाना है ब्लड क्लोटिंग, वहाँ पे हम ये मेडिकेशंस को यूज़ करेंगे। बट दूसरे क्या यूज़ है वो भी हम जानेंगे ये लेक्चर के अंदर। तो अच्छे से पूरा लेक्चर आप अटेंड करिए। आगे समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ ब्लड क्लोटिंग, तो ब्लड क्लोटिंग का एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि ब्लड क्लोटिंग के जिसको हम कहते हैं कोएगुलेशन भी कहते हैं। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस दैट प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड, डैमेज और ब्रोकन। कि ये देखिए हमारी ये नॉर्मल ब्लड वेसल जब किसी इंजरी के कारण, किसी डैमेज के कारण ब्रोकन हो जाती है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ब्रोकन ब्लड वेसल्स। तो ये ब्रोक हो जाने के कारण जो ब्लड है वो वेसल्स में से बाहर निकलता है और फिर जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ से ये जो ब्लड है हमारी बॉडी में से बाहर निकलना स्टार्ट होता है। तो होता ये है कि अगर जल्दी से वो क्लोट नहीं होगा तो क्या होगा कि ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो ब्लड लॉस ना हो, ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली ये ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस होता है और उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं प्लेटलेट्स, अ टाइप ऑफ ब्लड सेल। के यहाँ पे देखिए एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो आप देख रहे हैं कि जो एक टाइप के ब्लड सेल्स है कि जो क्लोटिंग के लिए हेल्प करते हैं। एंड प्रोटीन इन योर प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। के ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो 2 कंपोनेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, एक है प्लेटलेट्स और दूसरा प्लाज्मा। ये दोनों इन्वॉल्व होके जहाँ पे हमारी ब्लड वेसल जो है वो ब्रोकन होती है वहाँ पे इस तरह से ब्लड को क्लोट करवा देती है। तो देखिए ये क्लोट तैयार होगा जिसके कारण क्या होगा कि एक्सेसिव ब्लड लॉस अब नहीं होगा। बिकॉज जैसे कि कोई हम देखते हैं कि कोई पानी जा रहा है किसी जगह से और कोई वॉल समझो कि ब्रेक हो जाती है तो वो पानी जो है वो काफ़ी निकल जाता है और उसका लॉस होता है। समझो कि पानी की पाइपलाइन ब्रेक हो जाती है तो बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे वो ब्रोकन होता है वहाँ पे तुरंत रिपेयरिंग स्टार्ट करवा देते हैं। तो सेम लाइक दैट जब ब्लड वेसल भी इस तरह से ब्रोक होती है और बहुत ज़्यादा ब्लड हमारा लॉस ना हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो जाए, इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर ऐसे सेल कि जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स कहे जाते हैं, प्लाज्मा, उस जगह पे इस तरह से एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते कि जिसको हम कहते हैं ब्लड क्लोट हो जाना। अब ये क्लोटिंग हुआ ब्लड एक ऐसा लेयर बना देगा कि जिसके कारण अंदर से अब बाहर की ओर कोई दूसरा ब्लड बाहर नहीं आएगा और जिसके कारण प्रिवेंट होगा ब्लीडिंग। एंड दे वर्क टुगेदर टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग ए क्लोट ओवर द इंजरी। कि जहाँ पे भी इंजरी होती है, जहाँ पे कोई ये वेसल्स डैमेज होती है, वहाँ पे ये प्रिवेंट करते हैं हमारे ब्लड को क्लोट करके। और नॉर्मल क्लोटिंग टाइम होता है किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर
1 to 5 मिनट्स, मिनिमम 1 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट्स, तब तक ये ब्लड जो है वो क्लॉट हो ही जाता है। मिनिमम कई बार 3 मिनट्स के अंदर भी ब्लड क्लॉट हो जाता है, कई बार 2 मिनट्स के अंदर, और कुछ लोगों के अंदर तो सेकंड्स के अंदर, कि 30 से 40 सेकंड के अंदर भी ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये है नॉर्मल क्लॉटिंग प्रोसेस और उसका इम्पोर्टेंट। बट एंटीकोएगुलेंट्स की ज़रूरियत क्यों है हमें? तो एंटीकोएगुलेंट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? तो इन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट, कि जब किसी को ट्रीटमेंट करवानी है या फिर प्रिवेंशन करवाना है ब्लड क्लॉटिंग को, तो उस वक्त ये एंटीकोएगुलेंट्स को यह हम यूज़ करते हैं। फिर इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन वेन, अ कंडीशन कॉल डीप वेन थ्रोम्बोसिस। कि अभी जो मैंने आगे समझाया कि ये डीवीटी की जो कंडीशन की जिसके अंदर हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो ये ब्लड क्लॉट ना हो जाए हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, उस लिए भी हम ये एंटीकोएगुलेंट्स को यूज़ करते हैं। तीसरी कंडीशन के रिड्यूस डैमेज कोज बाय क्लॉट इन लंग्स, कि जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसी बीमारी है, ऐसा एक डिसीज़ है कि जिसके अंदर किसी भी पर्सन का जो ब्लड है वो उसके लंग्स के अंदर हो जाता है क्लॉट। तो लंग्स के अंदर ब्लड क्लॉट होने को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम ये एंटीकोएगुलेंट्स को भी यूज़ करते हैं। फिर प्रिवेंट द क्लॉटिंग इन ब्रेन, कि ब्रेन स्ट्रोक तो आपको पता ही होगा कि जब ब्रेन के अंदर रही ये स्मॉल कैपिलरीज और ब्लड वेसल जब ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वो ब्लड हमारे ब्रेन के अंदर ही क्लॉट हो जाता है, और जिसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिससे आगे जाके पर्सन ब्रेन स्ट्रोक के कारण कोमा में चला जाता है या फिर उसकी आगे जाके डेथ भी हो सकती है। तो ब्रेन स्ट्रोक जो होता है उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए भी एंटीकोएगुलेंट्स को यूज़ किया जाता है। प्रिवेंट द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, कि जब ब्लड काफ़ी, ये मेडिकेशंस ऐसे कि जिसको हम कहते हैं ब्लड थिनर्स, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मेडिकेशन को हम क्या कहते हैं? ब्लड थिनर्स, की ब्लड को पतला रखती है। जब ब्लड थिक हो जाता है तो उसका फ्लो भी रिड्यूस होता है, और जब फ्लो रिड्यूस होता है तो हार्ट को जो है वो ज़्यादा वर्कलोड पड़ता है वो ब्लड को पंप करने के लिए, और उसी के कारण हार्ट पे काफ़ी लोड रहता है। इवन जो कार्डियक जो अलग अलग रीजन्स के अंदर समझे कि ब्लड क्लॉट हो, उसके कारण भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए भी एंटीकोएगुलेंट यूज़ किए जाते हैं, जिससे ब्लड जो है वो थिन रहता है, पतला रहता है, एंड प्रिवेंट द क्लॉट इन ब्लड वेसल्स, कि जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस, कि थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए भी ये एंटीकोएगुलेंट्स को हम यूज़ करते हैं। तो अब जानिए पर्पस ऑफ यूजिंग द एंटीकोएगुलेंट। वो ये पर्पस रहा हमारा एक, ये थी उसकी नीड, कि नीड क्यों है, उसकी ज़रूरियत क्यों है मेडिकली। अब जानिए कुछ ऐसे भी पर्पस है कि जिसके अंदर एंटीकोएगुलेंट्स का यूज़ होना ज़रूरी है। तो पहला एक उसका मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फॉर स्टडी ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, कि ब्लड के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे हम टाइप ऑफ ब्लड सेल्स देख रहे हैं। तो जब किसी पर्सन को ये ब्लड सेल्स की स्टडी करनी है, कि जब आपको स्टडी पर्पस से ब्लड की स्टडी करनी है, तो उस वक्त जो ब्लड है वो कोएगुलेट हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, तो आप अच्छे से उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो उस वक्त भी ये एंटीकोएगुलेंट्स यूज़ किया जाता है, कि जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करके आप अच्छे से ये सभी सेल्स की अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी कर सके। जैसे कि रेड ब्लड सेल, की जिसको आरबीसी भी कहा जाता है, और उसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, कि जिसको हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो आरबीसी की समझो कि आपको स्टडी करनी है,
इरिथ्रोसाइट्स भी हम कहते हैं, और उनका जो काम है हेल्प इन ऑक्सीजन एंड CO2 के एक्सचेंज में ये काम करते हैं। फिर है ये प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और वो हेल्प करते हैं क्लोटिंग के अंदर। तो आपको किस तरह के थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह की डिटेल स्टडी करनी है तो भी उस वक्त एंटीकोएगुलेंट्स को यूज़ किया जाता है कि जब आपको रिसर्च के तौर पे आपको स्टडी करना है कि ये ब्लड सेल्स के ऊपर कोई रिसर्च करना है, प्रॉपर उनकी डिटेल स्टडी करनी है, तो उस वक्त भी यूज़ करना ज़रूरी है एंटीकोएगुलेंट्स का। फिर ये देखिए वाइट ब्लड सेल्स कि जिसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, कि न्यूट्रोफिल होते हैं, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स कि जो फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन, कि जो हमारे इम्यून सेल्स भी हम कहते हैं एक टाइप के। तो ये सभी ब्लड के जो कंपोनेंट्स है उसकी स्टडी करने के लिए। दूसरी, स्टडी ऑफ कोएगुलेशन। अगर किसी को स्टडी और रिसर्च करना है क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो उस वक्त भी एंटीकोएगुलेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो दीज आर द पर्पस। और दूसरा पर्पस हम देखें तो प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड, प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक के बारे में तो हम सभी को पता ही है कि जब इमरजेंसी के अंदर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वो ब्लड ब्लड बैंक्स के अंदर स्टोर किया होता है। तो अब तो हमें पता है कि नॉर्मली तो ब्लड जब हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाता है तो 1 to 3 मिनट के अंदर या फिर 1 to 5 मिनट्स के अंदर यूजुअली क्लोट हो जाता है। तो ब्लड बैंक के अंदर तो काफ़ी महीनों तक ये स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो सवाल का जो हमारा जवाब था कि ब्लड बैंक के अंदर काफ़ी दिनों तक ब्लड को किस तरह से स्टोर करके रखते होंगे, बिकॉज वो वहाँ पे उसका क्लोटिंग क्यों नहीं हो जाता। तो ये रीज़न है कि जब ब्लड को प्रिजर्व करना होता है ब्लड बैंक के अंदर, तो उस वक्त भी ये एंटीकोएगुलेंट्स को यूज़ किया जाता है, उसके साथ मिक्सअप किया जाता है कि जिससे वो ब्लड को प्रिवेंट करने से, क्लोट करने से रोकते हैं। तो अब जरूरी है कि कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एंटीकोएगुलेंट्स के अंदर। तो एंटीकोएगुलेंट्स का एक एग्जांपल है ये हिपेरिन, कि सालों से यूज़ होता आया हुआ ये एक एंटीकोएगुलेंट है हिपेरिन, की जो काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है एंटीकोएगुलेंट्स के अंदर। तो एंटीकोएगुलेंट सबसे पहले कैसे होने चाहिए, तो फर्स्ट हम देखें तो फर्स्ट उसकी एक प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए, तो इट मस्ट नॉट हार्मफुल फॉर पर्सन एंड सेफ टू यूज़। कि एक तो सेफ होने चाहिए यूज़ करने के लिए, और दूसरा नॉट हार्मफुल, हार्मफुल नहीं होने चाहिए, एंड दे मस्ट बी सेफ टू यूज़। दूसरा हम देखें तो इट मस्ट बी सॉल्युबल इन ब्लड। दूसरा पॉइंट ये है कि एंटीकोएगुलेंट्स कैसे होने चाहिए, सॉल्युबल हो जाने चाहिए ब्लड के अंदर। तीसरा है कि इट मस्ट बी कीप द ब्लड इन फ्लूइड कंडीशन, कि जो नॉर्मल ब्लड की विस्कोसिटी होती है, नॉर्मल ब्लड का जो कंपोनेंट्स होता है वो सेम रहना चाहिए, एंड कीप द ब्लड इन फ्लूइड कंडीशन। ऐसा नहीं कि उसको ज़्यादा विस्कस कर दे या फिर बहुत ज़्यादा पतला कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो ब्लड की मेन कंसिस्टेंसी है वो रहनी चाहिए। फिर चौथा पॉइंट हम देखें तो इट मस्ट नॉट बी ब्रिंग हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड सेल, कि ब्लड सेल्स की जो हीमोलाइसिस की प्रोसेस हो जाती है वो नहीं होनी चाहिए, वो डैमेज नहीं होने चाहिए ब्लड सेल्स। फिर इट मस्ट बी चेंज द साइज ऑफ आरबीसी, इट मस्ट नॉट बी चेंज द साइज ऑफ आरबीसी, की जो आपके आरबीसी है उसकी जो साइज है, सेफ है, वो चेंज नहीं होने चाहिए। इट मस्ट मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स की जो हमारे हम कहते हैं उनको WBC कहते हैं हम, कि वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स हमारे। तो WBC का डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कि भले आप एंटीकोएगुलेंट यूज़ करो बट कोई भी आपके ब्लड सेल से, कि RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, उनको किसी भी तरह से डैमेज नहीं होने चाहिए। और जो पर्सन ये एंटीकोएगुलेंट्स यूज़ करता है, ना ही उसकी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़े कोई, ना ही उसके ब्लड सेल्स के ऊपर कोई फ़र्क पड़े,
तो इस तरह से सेफ ही होना चाहिए एंटीकोएगुलेंट। 7th हम देखें तो इट मस्ट मिनिमाइज एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो एग्रीगेशन होता है उसको प्रिवेंट करवाना चाहिए। तो ये सब आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी भी एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस के अंदर। तो मेडिकली उसकी ज़रूरियत क्या है कि कब ये मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे है कि व्हेन टू प्रिस्क्राइब, कि उसका प्रिस्क्रिप्शन कब लिखा जाता है, कि RX ओनली मेडिकेशंस रहती है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कब लिखा जाता है। तो जब किसी पर्सन को बेड रेस्ट होता है, कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो कंप्लीटली बेड रेस्ट कर रहा है, तो बेड रेस्ट की कंडीशन ऐसी होती है कि वो पर्सन जो है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, एक ही जगह पे वो काफ़ी महीनों तक अच्छे से बेड रेस्ट करते हैं ऐसे डिसीज कंडीशन के अंदर। तो ऐसी हालत में क्या होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है कई बार लेग्स के अंदर, कि पर्सन मूवमेंट ना करे, एक ही जगह पे जब सोता रहता है, बेड रेस्ट करता है, कि जिनकी सर्जरी हुई है, हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई है, नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई है और स्टमक सर्जरी हुई है, तो उस वक्त उनको एडवाइस दी होती है कि आप अच्छे से बेड रेस्ट करें। तो ये बेड रेस्ट के दौरान ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये उसका फर्स्ट रहा एक मेडिकल पर्पस और कब उनको प्रिस्क्राइब किया जाए। सेकंड है इट इज़ यूज टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंजाइना, कि एंजाइना की जिसको हम कहते हैं चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस की जो कंडीशन की जहाँ पे चेस्ट पेन होता है, और दूसरा उसी के साथ एसोसिएटेड एक कंडीशन हार्ट अटैक। तो ये कॉम्प्लिकेशंस तब होते हैं कि जब ब्लड जो है वो काफ़ी ठीक हो जाता है एज वेल एज क्लोट हो जाता है। तो जो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाना ब्लड क्लोटिंग के कारण, तो एक तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह से तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती ही है, बट अगर समझो कि आपका ब्लड ही क्लोट हो चुका है वेन्स के अंदर, तो इसके कारण भी हार्ट अटैक या फिर एंजाइना का ये प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे किसी को कॉम्प्लिकेशंस है तो उस वक्त भी एंटीकोएगुलेंट्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि जिससे ब्लड क्लोट ना हो। तीसरा एक यूज़ है कि जो हिपेरिन्स के अंदर भी जो एक नया क्लास है लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन्स, तो ये लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन्स प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर भी यूज़ किया जाता है कि रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस इन वुमेन, तो उस वक्त भी ये प्रिस्क्राइब किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग, कि जो ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करवाने के लिए भी हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो द मेन इंडिकेशन एंड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी लॉस। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण कई बार जो है वो मिसकैरेज हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। तो प्रिवेंशन करने के लिए कि प्रेगनेंसी लॉस ना हो, उसको प्रिवेंशन करने के लिए हम ये जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है इन थ्रोम्बोफिलिक वुमेन्स। तो ये एक उसका मेडिकल यूज रहा है। पेशेंट विल रिसीव ए फिक्स डोज ऑफ 40 mg of enoxaparin subcutaneously and generally considered safe to use during pregnancy। की जो एनोक्सापेरिन की जो एक एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन है, उसके जो इंजेक्शन की जो सबक्यूटेनियस रूट से दिए जाते हैं और उसका फिक्स डोज 40 mg जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये है नीड ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स। अब जानते हैं किस तरह से ये काम करते हैं, मैकेनिज्म बिहाइंड द एंटीकोएगुलेंट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो यहाँ पे समझिए कि अलग अलग यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि फैक्टर 1, 2, 3 ऐसे टोटल आप देख सकते हैं अलग अलग
ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। तो फैक्टर 1 है, फैक्टर 2, 3 कि फैक्टर 1 का नाम है फाइब्रिनोजन है, फैक्टर 2 है प्रोथ्रोम्बिन है, 3 मीन टिश्यू फैक्टर है। फिर यहाँ पे आप देखें तो नंबर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर है। तो ऐसे अलग अलग ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये क्लोटिंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को क्लोट करने के लिए। तो ये मेडिकेशंस क्या करती है, ये क्लोटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करती है। पहला उनका जो काम है कि इनहिबिट दिस क्लोटिंग फैक्टर्स। ये क्लोटिंग फैक्टर्स को समझो कि इनहिबिट करेगा। तो ये क्लोटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करने के कारण भी क्लोटिंग जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कि डिसकार्बोक्सी प्रोथ्रोम्बिन की क्लोटिंग फैक्टर 2 देख सकते हैं आपके प्रोथ्रोम्बिन है। तो उसमें से क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन ऑफ फैक्टर 7, 9 एंड 10। तो ये क्या करते हैं, विटामिन के जो है हमारा कि जो ब्लड क्लोटिंग के लिए ज़रूरी हमारा एक विटामिन है, उसकी हेल्प लेकर और NAD में से NADH मतलब कि ATP वगैरह यूज़ होगा और होता है ब्लड क्लोट। बट ये प्रोसेस जो है वो हो जाती है ब्लॉक बाय यूजिंग द एंटीकोएगुलेंट। कि जो एंटीकोएगुलेंट्स जब किसी को प्रिस्क्राइब किया जाता है तो ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को भी प्रिवेंट करता है, एज वेल एज जो विटामिन के की एक्टिविटी होती है और उसके रिलेटेड जो एंजाइम के विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम है उसको ब्लॉक करने से फिर ये जो कन्वर्जन होता है कार्बोक्साइलेज एंजाइम से, तो ये सब एंजाइम्स को इनहिबिट करने से एज वेल एज ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको इनहिबिट करके ये मेडिकेशंस अपनी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देती है। बिकॉज टारगेट ये रहता है कि क्लोटिंग कैसे रोका जाए। तो क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, एंजाइम्स वगैरह, तो उसको ही समझो कि आप ब्लॉक करोगे, इनहिबिट करोगे तो ऑटोमेटिकली ब्लड क्लोटिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगा और जिसके कारण जो क्लोटिंग के प्रोसेस को आप प्रोलॉन्ग कर सकोगे एंड प्रिवेंट करवा सकोगे कोएगुलेशन को। तो ऐसे कौन से मेडिकेशन है कि जिनको हम कहते हैं एंटीकोएगुलेंट्स, तो अब जानते हैं उसका डिटेल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो एंटीकोएगुलेंट्स यूज इन विवो, तो सबसे पहले जानते हैं कि पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट्स कौन से हैं। पेरेंट्रल मतलब कि उनको यूजुअली हम देखें तो इंट्रावेनसली है, सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं। जैसे कि हिपेरिन आप देख सकते हैं कि हिपेरिन सोडियम इंजेक्शन है कि जिसके 1000 USP यूनिट्स है पर ml और यहाँ पे दिखा है कि IV और SC यूज इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस यूज रूट से उनको दिया जाता है एंड दे आर RX ओनली, दे आर RX ओनली। प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन ही रहेंगे कि अगर समझे कि वो आपको उसकी फास्ट एक्शन चाहिए तो उस वक्त उनको इंट्रावेनसली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और जब प्रोलॉन्ग एक्शन चाहिए कि स्लोली स्लोली रिलीज करवाना है तो उस वक्त वो इंजेक्शन को दिया जाता है सबक्यूटेनियसली। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन जो है वो फास्ट एक्शन के लिए और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है वो स्लो एक्शन के लिए या फिर लॉन्ग टाइम तक आपको समझो कि इफेक्ट चाहिए कि लॉन्ग टाइम तक एटलीस्ट 12 से लेकर 24 आवर्स तक उसकी इफेक्ट रहे, धीरे धीरे मेडिकेशंस रिलीज हो, तो उसके लिए सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्शन दिया जाता है और जब इमरजेंसी हो और फास्ट एक्शन चाहिए तो उस वक्त इंट्रावेनस भी दिया जाता है। तो हिपेरिन और लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन जैसे कि आप एनोक्सापेरिन सोडियम देख रहे हैं कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन है तो वो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट तो हिपेरिनॉइड्स के अंदर हिपेरिन सल्फेट है, डानापेरोइड है, लेपिरुडिन है एंड एंक्रोड है। तो ये भी सब जो है वो पेरेंट्रली यूज़ होने वाले
एंटीकोएगुलेंट से कि जो एक फेमस क्लास है। फिर ये देखिए कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, कि जिनको शॉर्ट में लिखा जाता है लो, एल फॉर लो, एम फॉर मॉलिक्यूलर, डबल ई फॉर वेट एंड एच फॉर हिपेरिन। एल एम डब्ल्यू एच भी लिखते हैं। तो कई बार आप लेबल्स के ऊपर ये वाला टर्म देखोगे तो उसका मतलब ये होगा कि लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन। और ये मेडिकेशंस के हम नाम देखें तो एनॉक्सापेरिन है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एनॉक्सापेरिन 0.4 ml के अंदर 40 mg जितना ड्रग कंटेंट। रेविपेरिन है, नेड्रोपेरिन है, डाल्टेपेरिन सोडियम आप देख सकते हैं कि जो फाइजर का मार्केटेड फॉर्मुलेशन आप देख सकते हैं, एंड पार्नापेरिन एंड एड्रेपेरिन। तो ये यूजुअली यहाँ पे देखिए एंटी एक्स से लिखा है। एक्स से मतलब कि क्लोटिंग फैक्टर 10 ए को इनहिबिट करने वाले ये मेडिकेशंस। फॉन्डापेरिनक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर एनोक्सापेरिन है। तो ये सब जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन से। फिर एंटीकोएगुलेंट यूज इन विवो, पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट्स, उसमें भी जो हम कहते हैं इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, तो जिसके अंदर है हिपेरिन है, फॉन्डापेरिनक्स है एंड डानापेरोइड। तो फॉन्डापेरिनक्स सोडियम का इंजेक्शन आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे डानापेरोइड का ये वाला ऑर्गारन करके जो फॉर्मुलेशन जो आप देख सकते हैं, दिस वन डानापेरोइड, तो ये एक प्रोडक्ट है। फिर हिपेरिन एंड दिस इज फॉन्डापेरिनक्स सोडियम इंजेक्शन, की जो डॉक्टर रेड्डीज का प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। और यहाँ पे PFS का मतलब लिखा है कि प्री फिल सिरिंज जो है वो ऑलरेडी दिए जाते हैं, कि ऑलरेडी सिरिंज के अंदर मेडिसिन जो है वो फिल की हुई होती है और डायरेक्टली सबक्यूटेनियसली या फिर इंट्रावेनसली ये इंजेक्शन जो है वो दिए जाते हैं। फिर पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट्स के अंदर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, तो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर के अंदर लैपिरुडिन है, कि जो स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं MCQ बेस्ड प्रिपरेशन, तो उनके लिए ये क्लासिफिकेशन मोस्ट IMP रहेगा कि डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर ड्रग कौन सी है। तो एक है लैपिरुडिन, सेकंड है बिवालिरुडिन, एंड तीसरा हम देखें तो आर्गाट्रोबेन। तो ये तीन ऐसे हैं कि जो हम कहते हैं कि डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, और वो भी पेरेंट्रल, वो भी पेरेंट्रल। तो आप देखिए यहाँ पे मार्केटेड देख सकते हैं सिप्ला का फॉर्मुलेशन, बिवालिरुडिन का आप देख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा है लायोफिलाइस एंड IV यूज ओनली लिखा है। और ये इंजेक्शन है 250 mg स्ट्रेंथ वाला। फिर लैपिरुडिन का ये पाउडर फॉर सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन और इन्फ्यूज़न, और ये 50 mg के अंदर है। और ये यूजुअली जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं और आपके ब्लड के अंदर भी सॉल्युबल हो जाए, इस तरह के ये कंपोनेंट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है अब ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। फर्स्ट जो हमने ए क्लास वाला देखे वो थे पेरेंट्रल, सेकंड है अब ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। तो ओरल में हम जाने तो जो क्यूमारिन डेरिवेटिव्स कहे जाते हैं, और उसमें भी 20 हाइड्रोक्सी क्यूमारिन, 20 हाइड्रोक्सी क्यूमारिन्स जो हम कहते हैं, जैसे कि डाइक्यूमारोल है, कि क्यूमारिन्स के जो आप टैबलेट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है ब्रांड नेम उसका लिम्पिडिम लिखा है। फिर यहाँ पे वारफेरिन देख सकते हैं आप, तो वारफेरिन एक काफ़ी फेमस ओरल एंटीकोएगुलेंट है, और वो देख सकते हैं कि सिप्ला का ये प्रोडक्ट है और जिसकी स्ट्रेंथ है 5 मिलीग्राम, और ये यूज़ किया जाती है डोजेज एज पर द डायरेक्शन ऑफ द फिजिशियन, के पेशेंट के कंडीशन के बेसिस पे उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। एसिनोक्यूमारोल है, न्यूकोमालॉन है, इथाइल 20 क्यूमासिटेट है,
एंड क्यूमारिन के अलावा जो दूसरे ओरल एंटीकोएगुलेंट में हम देखें तो इंडानडायोन डेरिवेटिव, यहाँ पे स्पेलिंग अच्छे से देखिए, इंडान डायोन डेरिवेटिव यूज एज अ ओरल एंटीकोएगुलेंट दैट इज फेनाइन डायोन। तो ये मोस्ट टाइम पे आपके लिए पॉइंट, मोस्ट आईएमपी एग्जाम के लिए ये पॉइंट। नेक्स्ट हम देखें एंटीकोएगुलेंट्स के अंदर ओरल में ही, तो ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर की जो फैक्टर 2A को इनहिबिट करके अपना जो है वो काम करता है, उसके मैकेनिज्म में यूजुअली रहता है कि इनहिबिटर ऑफ फैक्टर 2A और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर जो हम कहते हैं कि जो एक टाइप का क्लोटिंग फैक्टर है। तो वो मेडिकेशन है डेबिगाट्रान एटेक्सिलेट। तो उसके दो मार्केटेड फॉर्मुलेशन हम देख सकते हैं, प्राडाक्सा 110 mg हार्ड कैप्सूल्स जो रहती है, और सेकंड इसके कैप्सूल्स डेबिगाट्रान एक्साइलेट कैप्सूल की वो भी है 110 mg। तो उसका यूजुअल स्ट्रेंथ रहती है 110 mg की स्ट्रेंथ की ये कैप्सूल्स अवेलेबल होती है, और वो भी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स रही ये डेबिगाट्रान की। फिर चौथा जो क्लास है वो है फैक्टर 10A इनहिबिटर, फैक्टर 10A इनहिबिटर मेडिकेशंस। तो इसमें आप देखिए एक आपको कॉमन चीज़ मिलेगी उनके स्पेलिंग्स के अंदर, तो उनके स्पेलिंग्स के अंदर भी आपको एक्स एंड ए लिखने को मिलेगा, जिसको आप मैथमेटिकली जो हम देखें तो एक्स जो रोमन सिंबल में 10 होता है कि जो फैक्टर 10 है, फैक्टर 10 है इनहिबिटर मेडिकेशन, बट स्पेलिंग में हम उसको एक्स से भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिवारोक्साबेन, तो रिवारोक्साबेन के स्पेलिंग के अंदर आपको ये एक्स ए देखने को मिलेगा। तो रिवारोक्साबेन के ये जो टैबलेट्स 15 mg उसकी स्ट्रेंथ, फिल्म कोटेड टैबलेट्स रहती है एंड फॉर द ओरल यूज, और उसका मेन कंटेंट दैट इज रिवारोक्साबेन। फिर सेकंड है एपिक्साबेन, तो इसमें भी आप देख सकते हैं स्पेलिंग के अंदर एक्स से, इसीलिए उनको फैक्टर एक्स ए या फिर फैक्टर 10A इनहिबिटर्स कहा जाता है, एंड दे आर ओरल एंटीकोएगुलेंट, इनकी टैबलेट्स अवेलेबल होती है। फिर बैट्रिएक्साबेन, तो बैट्रिएक्साबेन के ये कैप्सूल्स आप देख सकते हैं जिसकी स्ट्रेंथ है 40 mg के टैबलेट से। एपिक्साबेन का यहाँ पे देख सकते हैं टैबलेट कि जिसकी स्ट्रेंथ है 5 mg। उसके अलावा दूसरे हम देखें तो डेरेक्साबेन होता है, यहाँ पे भी एक्स से है उसके स्पेलिंग में, एडोक्साबेन, ओटामिक्साबेन, लेटाक्साबेन एंड एरीबेक्साबेन। तो ये सभी के स्पेलिंग में आप देखिए एक्स है कि एंडोक्साबेन 60 mg के टैबलेट, एपिक्साबेन 5 mg। तो ये सभी एंटीकोएगुलेंट्स के जिसको फैक्टर 10A इनहिबिटर्स कहा जाता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, ये सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो एंटीकोएगुलेंट्स के इंडिकेशन एंड यूज, तो एंटीकोएगुलेंट्स इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर सेवरल कॉमन मेडिकल कंडीशंस, कि जो हमने आगे भी जाना कि दे आर इंडिकेटेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट थ्रोम्बोसिस इन पेशेंट विथ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जिसको VTE कहते हैं, कि ये देखिए कि हमारा जो ब्लड क्लोट हो जाता है इस तरह से वेन्स के अंदर, ये देखिए यहाँ पे लेग्स के अंदर यूजुअली जब पेशेंट बेड रेस्ट के अंदर होता है तो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है, लंग्स के अंदर भी ये होता है। फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस कि जिसको कहते हैं हम DVT कहते हैं, एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म कि जो होता है
लंग्स के अंदर होता है, एंड आइकेमिक स्ट्रोक्स एज वेल एज ब्रेन स्ट्रोक, ये सभी कंडीशंस के अंदर ये यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम देखें तो वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कि वार्निंग, एंड दूसरे वर्ड में हम कहें तो डू नॉट प्रिस्क्राइब। कि समझो कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हम इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं कि डू नॉट प्रिस्क्राइब इन दिस कंडीशन, कि समझो कि किसी को ब्लीडिंग एबनॉर्मलिटी है। ब्लीडिंग एबनॉर्मलिटी मतलब कि ब्लीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर से ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में ज़रूरी है कि हम ब्लड को पतला होने से रोके या फिर उसको ब्लड लॉस होने से रोके। तो ऐसे पेशेंट को गलती से भी ये मेडिकेशंस नहीं देने चाहिए। फिर जिनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है उनके लिए भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जिनके अंदर प्लेटलेट्स डिफेक्ट है, कि ऑलरेडी प्लेटलेट्स डिफेक्टिव है, तो वैसे कंडीशन में प्रिस्क्राइब ना करें। फिर पेप्टिक अल्सर डिसीज की, जिसको हम कहते हैं पीयूडी, पीयूडी के पेशेंट को भी नहीं देने चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है कि ये जो अल्सर होता है उसमें से जो ब्लड है वो बाहर आता है, तो ब्लड आउट होगा तो उसके कारण ये जो है वो जल्दी से उसका हीलिंग नहीं होगा। अगर आपने एंटीकोएगुलेंट्स दिए होंगे पेप्टिक अल्सर पेशेंट के डिसीज को, तो ब्लड जो है वो क्लोट नहीं होगा, ब्लड क्लोट नहीं होगा, एज वेल एज हीलिंग की प्रोसेस पे भी अफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा ना हो इसलिए एंटीकोएगुलेंट्स जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि स्ट्रोक है किसी को, फिर सर्जरी हुई है एंड ट्रॉमा है, तो उस वक्त भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। स्पाइनल एनेस्थेसिया और लंबर पंचर के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर, एंड एडवांस रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, सभी के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड के लिस्ट में होते हैं। मीन्स कि वार्निंग है या फिर डू नॉट यूज़, डू नॉट यूज़। तो ये खास याद रखिए कि कब उनको यूज़ नहीं करने और कब उनको यूज़ करना है। तो इंडिकेशंस मतलब कि यूज़ करना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि यूज़ मत करना। उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हम देखें तो ब्लीडिंग हो सकती है पर्सन को इफ़ ओवरडोज, कि एक्सेसिव डोज दिया जाए, कि जो माइनर डोज तो सही है बट जब एक्सेसिव डोज आप दे देंगे तो उससे ब्लीडिंग हो सकती है। सेकंड, जो पर्सन एंटीकोएगुलेंट्स लेते हैं उनको कई बार हेडेक होता है, तो ये थोड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। इंक्रीज ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड के जो प्लेटलेट्स है वो कई बार उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे इंक्रीज होते हैं, तो ये एक उसकी साइड इफ़ेक्ट है। तो जब आप प्लेटलेट्स काउंट्स करवाओगे ड्यूरिंग द थेरेपी ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स, तो उस वक्त प्लेटलेट काउंट्स इंक्रीज होंगे। इंक्रीजिंग ऑफ द लीवर एंजाइम्स का इंक्रीज होना, साथ में जी मचलना, कि जो हम कहते हैं कंडीशन ऑफ ए नोजिया। फिर कन्फ्यूज़न रह सकता है पेशेंट को, एंड डायरिया, वॉमिटिंग भी होती है। तो ये सब होते हैं एंटीकोएगुलेंट्स के साइड इफ़ेक्ट। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर ऑन एंटीकोएगुलेंट्स। ज़रूर से वीडियो को अच्छा लगा है तो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से दबाएं, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हो तो आप एक्सेस कर सके। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियोज़ एंड लेक्चर्स के अपडेट्स के लिए। ऑल्सो यूज़ करिए आप फार्मरऑक्स, की जहाँ पे आप हमारे लेक्चर नोट्स, स्टडी मटेरियल एज वेल एज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। तो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।